Welcome to you all in second module of banking. In this module we will cover central bank and its functions. Central bank is the apex financial institution of banking system which has right to issue the currency notes. It is banker of the bank and banker of the government also. It controls, regulates and directs the entire monetary system of the country. Reserve Bank of India is Indian Central Bank. It was established on 1st April 1935. सेंट्रल बैंक कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके पास नोट इश्यू करने के राइट्स होते हैं। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के बैंक का भी काम करता है और बैंकों के का भी बैंक होता है। ये कंट्री में मॉनेटरी सिस्टम यानी मनी सप्लाई और बैंकों को कंट्रोल करने का इसके पास राइट है, रेगुलेट करने का राइट है और डायरेक्ट करने का पूरा राइट होता है। भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जो 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था और 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन कौन से काम करता है? पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इश्यू। सेंट्रल बैंक हैज़ मोनोपोली राइट टू इश्यू द करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया आरबीआई इश्यू ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन्स। पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक का है बैंक ऑफ इश्यू। बैंक ऑफ इश्यू का मतलब है कि इंडिया में करेंसी नोट इश्यू करने के राइट्स जो हैं वो आरबीआई के पास हैं या सेंट्रल बैंक के पास करेंसी इश्यू करने का राइट होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई होने के कारण इंडिया में नोट को इश्यू करने का राइट आरबीआई को दिया गया है। लेकिन आरबीआई 1 रुपए के नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो इश्यू नहीं करता, लेकिन इनको सर्कुलेट करने का काम आरबीआई ही करता है। 1 रुपए के नोट और बाकी कॉइन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा इश्यू की जाती हैं। आरबीआई नोट इश्यू करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अप्लाई करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत आरबीआई को नोट इश्यू करने के लिए एक मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ की कैपिटल का मेंटेन करना होता है, जिसमें 150 करोड़ के गोल्ड और 85 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेकेंड फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इट मेंटेन्स अकाउंट, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मेक पेमेंट्स, गिव लोन एक्सेट्रा। इट आल्सो मैनेज द पब्लिक डेट फॉर गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर होता है। बैंक गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग फंक्शन हैं या बैंकिंग बिजनेस हैं वो सारे वहाँ के सेंट्रल बैंक के थ्रू ही किए जाते हैं। गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट को मेंटेन करना आरबीआई का फंक्शन है। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको पेमेंट भी करती है। और अगर इन केस लोन की ज़रूरत हो तो आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है लोन के लिए। और अगर गवर्नमेंट को पब्लिक डेट की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में आरबीआई पब्लिक डेट मैनेज करता है।
तो आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर का काम करता है। तो पैसा गवर्नमेंट से पैसा रिसीव करता है, गवर्नमेंट को पैसा पे भी करता है। गवर्नमेंट जितने भी लेंडर या बोरोवर्स हैं उनसे फंड का मैनेजमेंट करना, पब्लिक डेट का मैनेजमेंट करना भी सेंट्रल बैंक का ही फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन सेंट्रल बैंक के बाकी और कार्यों में बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर ऑफ द all banks in the country. Commercial banks have to keep a certain proportion of total deposits with the central bank. It also lend money to the commercial banks. Central banks regulates and controls commercial banks. It acts as a clearing house so it can easily settle claims of the different commercial banks against each other. Bankers बैंक, सेंट्रल बैंक बैंकों का भी बैंक होता है। जिस तरीके से कॉमन पब्लिक अपना पैसा बैंकों में जमा करती है, उसी तरीके से सारे बैंकों को अपना अकाउंट सारे कॉमर्शियल बैंक को अपना अकाउंट आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास खोलना होता है। इस अकाउंट में टोटल डिपॉजिट्स का कॉमर्शियल बैंकों को पब्लिक से जितना भी डिपॉजिट लिया हुआ है उसका एक सर्टेन परसेंट आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, जिसको CRR कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों से पैसा डिपॉजिट भी करता है और साथ ही साथ अगर कॉमर्शियल बैंक को किसी अन्य सोर्स से पैसा नहीं मिल पाता तो अल्टीमेटली उनकी सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स के अगेंस्ट आरबीआई उनको लोन भी प्रोवाइड करता है। इस कारण से आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है कि अगर आरबीआई कहीं से फंड या कैपिटल मैनेज नहीं कर पाती तो कमर्शियल बैंक अगर कहीं से फंड या कैपिटल मैनेज नहीं कर पाते तो अल्टीमेट ऑप्शंस आरबीआई है जहां से उसको फंड मैनेज हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों का पैसा डिपॉजिट करता है, उनके अकाउंट ओपन करता है, उनको पैसे की ज़रूरत हो तो लोन भी प्रोवाइड करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स के बैंकिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है। साथ ही साथ क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। सारे बैंकों के अकाउंट जो हैं वो आरबीआई के पास खुले होते हैं। इस कारण से अगर किसी एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक से कुछ लेनदारी या देनदारी बन रही है तो ऐसे केस में उनके क्लेम का सेटलमेंट आरबीआई कर देता है। तो आरबीआई बैंकर्स का बैंक है, यानी बैंक अपने सारे पैसे को आरबीआई के पास जमा करेंगे। लोन की ज़रूरत होगी तो आरबीआई से ले सकते हैं और एक बैंक का दूसरे बैंक से अगर कोई ट्रांजैक्शन बाकी है तो उसके क्लेम का सेटलमेंट भी आरबीआई करता है और साथ ही साथ आरबीआई उनको सुपरवाइज, कंट्रोल, गाइड, डायरेक्ट और मॉनिटर भी करता है। सेंट्रल बैंक के नेक्स्ट फंक्शन में हम लोग देखेंगे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऑल द स्टॉक ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसीज आर केप्ट अंडर द custody of RBI or central bank. All foreign transaction must be routed through the central bank. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी और रिजर्व का मतलब है स्टॉक। फॉरेन करेंसी का जितना भी स्टॉक है वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होता है। जितने भी गोल्ड के स्टॉक हैं, फॉरेन करेंसी के स्टॉक हैं, वो आरबीआई अपनी कस्टडी में रखती है या सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होता है। और जितने भी ट्रांजैक्शंस होने हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड वो आरबीआई की
के थ्रू ही होने हैं। आरबीआई के बिना नॉलेज में कोई भी फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ चुके होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था वो स्पेशली फॉरेन करेंसीज़ की ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था, और फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग आरबीआई के थ्रू ही होनी चाहिए। तो यूरो, पाउंड, डॉलर, स्टर्लिन और जितनी भी फॉरेन करेंसीज़ हैं वो सारे और गोल्ड के स्टॉक जो हैं वो आरबीआई की कस्टडी में ही रहते हैं। The most important function of the central bank is credit control. क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का सब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिससे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से, सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और किस तरीके से सर्कुलेशन में मनी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, इसके लिए क्रेडिट कंट्रोल एक फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। 2020-21 के क्लास 12th के सिलेबस से इस बार क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इन क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उस समय इनके रोल इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस किए रहेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को ये जानने में आसानी होगी कि ये किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल के मेथड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स में पहला होता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो पब्लिक को देते हैं डिपॉजिट्स पे और जो उनको बोरोइंग पे चार्ज करते हैं वो बैंक रेट पे ही डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई अपने बैंक रेट को बढ़ा देगी, इसका मतलब कमर्शियल बैंकों को जो लोन आरबीआई से मिलेगा वो महंगे रेट पे मिलेगा। महंगे रेट पे मिलने के कारण कमर्शियल बैंक लोन कम लेते हैं आरबीआई से, उनके पास कैश कम रहेगा और कम कैश होने के कारण उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ आरबीआई को अगर लेंडिंग को बढ़ाना है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर देती है। बैंक रेट को रिड्यूस करने के कारण कमर्शियल बैंकों को सस्ते रेट पे लोन मिल जाता है आरबीआई से। सस्ते रेट पे लोन मिलने के कारण कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेते हैं। ज़्यादा कैश होने के कारण वो पब्लिक को ज़्यादा लोन ऑफ़र भी करते हैं। ज़्यादा लोन ऑफ़र करने के कारण मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। एक CRR और SLR जो हैं इनको लीगल रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो है जो कमर्शियल बैंकों को अपने टोटल पब्लिक डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास एज ए रिज़र्व रखना होता है। इसको CRR कहा जाता है। जब कमर्शियल सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है या क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो सेंट्रल बैंक CRR को बढ़ा देती है। CRR का रेट बढ़ाने के कारण कमर्शियल बैंकों को अब ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो कम होते हैं। कम डिपॉजिट्स होने के कारण उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब क्रेडिट को एक्सपेंड करना होता है
तो आरबीआई सीआरआर को रिड्यूस कर देती है। सीआरआर के रिड्यूस करने के कारण कॉमर्शियल बैंकों को अब कम पैसा आरबीआई के पास जमा करना होगा। कम पैसा जमा करने के कारण अब उनके पास कैश का रिजर्व ज़्यादा होता है। कैश रिजर्व ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्रेडिट का एक्सपेंशन हो जाता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई डिक्लेयर करता है। आरबीआई जनरल डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट बैंकों को एक गाइडलाइन देता है कि मिनिमम एसएलआर के इक्वल अमाउंट आप अपने पास कैश के रिजर्व के फॉर्म में रखिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो आपके यहाँ डिपॉजिट करता है, अगर वो पैसा विड्रॉल करने आता है और आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपके पास कैश नहीं है, तो बैंकिंग सिस्टम में उसका फेथ समाप्त हो जाएगा और ये एक अनफेयर प्रैक्टिस होगी। इसके लिए वो कमर्शियल बैंकों को एक गाइडलाइन देता है कि मिनिमम एसएलआर के रेशियो में अपने पास कैश रिजर्व मेंटेन करके चलिए। तो एसएलआर वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंकों को अपने पास एज ए कैश रिजर्व रखना होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। गवर्नमेंट जब आरबीआई जब क्रेडिट को एक्सपेंड करना चाहती है तो एसएलआर को रिड्यूस कर देती है, तो बैंकों को कैश रिजर्व कम रखना होता है, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो क्रेडिट का एक्सपेंशन हो जाता है। लेकिन जब क्रेडिट को रिड्यूस करना हो तो एसएलआर को रिड्यूस कर दिया, एसएलआर का रेट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो एसएलआर का रेट इंक्रीज़ करने के कारण कमर्शियल को अब बैंकों को अपने पास कैश के फॉर्म में ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा स्टॉक कैश के फॉर्म में रखने के कारण उनको उनके पास लोन देने के लिए जो कैश है वो कम हो जाता है और क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी को आरबीआई बेचती है और परचेज भी करती है। तो जब क्रेडिट को एक्सपेंड करना होता है तो आरबीआई बॉन्ड को परचेज कर लेती है। जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड को कॉमर्शियल बैंकों से परचेज करेगी तो उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट आरबीआई उनको कैश का पेमेंट करती है। कैश पेमेंट करने के कारण या पेमेंट करने के कारण कॉमर्शियल बैंकों के पास स्टॉक बढ़ जाता है और वो ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अगेंस्ट जब लोन को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करना शुरू करती है। कॉमर्शियल बैंकों को जब बॉन्ड सेल किए जाएंगे तो सेल करने के अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंकों को पैसा पे करना होता है आरबीआई को। आरबीआई को जब कॉमर्शियल बैंक पैसा पे करेंगे तो उनके पास जो मनी का स्टॉक है वो कम हो जाएगा। मनी का स्टॉक कम होने के कारण जो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वालिटेटिव मेथड्स में रैशनिंग, मार्जिन, मोरल सुआसन, डायरेक्ट कंट्रोल है। रैशनिंग को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। इसमें सर्टेन सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उन सेक्टर को उनके क्रेडिट नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है, डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ कोलेटरल और लोन अमाउंट के बीच का। जैसे अगर आप 1 लाख की प्रॉपर्टी रख रहे हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो उस पर आपको 80,000 का ही लोन मिलेगा। तो 1 लाख की कोलेटरल पे 80,000 का लोन मिलेगा अगर 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड लोन अमाउंट। तो इन दोनों के बीच को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन के अकॉर्डिंग लोन क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अगर मार्जिन बढ़ा देगी गवर्नमेंट तो लोन कम मिलेगा लोगों को, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। मार्जिन घटा देगी आरबीआई तो क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा और लोगों को ज़्यादा लोन मिलेगा। मोरल सुआसन एक परसुएशन का प्रोसेस है जिसमें लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू गवर्नमेंट कमर्शियल बैंकों से रिक्वेस्ट करती है कि वो इनलाइन सारे क्रेडिट प्रोवाइड करें, यानी अगर कम क्रेडिट प्रोवाइड करना है तो लेटर इश्यू कर देती है कि कम क्रेडिट दिया जाए। तो ये एक मोरल परसुएशन का सब्जेक्ट है।
कि आरबीआई की गाइडलाइन को सभी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। तो उनको कमर्शियल बैंकों को बहुत सारे काम आरबीआई से पढ़ते रहते हैं, इस वजह से वो उनकी बातों को फॉलो अप करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर कुछ बैंक हैं आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो डायरेक्ट कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। उस समय आरबीआई उनको नए ब्रांच ओपन करने की परमिशन नहीं देगी, या और सारी जो फैसिलिटीज़ आरबीआई से उनको मिलती हैं उन आरबीआई उन फैसिलिटीज़ को बैन कर देती है। दिस इज़ डायरेक्ट कंट्रोल।